नमस्कार। नेचर कनेक्शन में आपका स्वागत है। मैं हूं मोहम्मद फातेह टीपू। प्राकृतिक रूप से हाथी को काफ़ी बुद्धिमान जीव माना जाता है। उसमें गजब की याददाश्त होती है, वो भी हमारी तरह जटिल भावनाओं को महसूस करने और उन्हें व्यक्त करने की क्षमता रखता है। बावजूद इसके हाथी गुस्सैल क्यों हो रहे हैं और इंसानों को अपना शिकार बना रहे हैं, ये सोचने का विषय है। इस समय देश के 16 राज्यों में मनुष्य और हाथियों के बीच संघर्ष की स्थिति बनी हुई है। ये हालात दोनों के लिए ही नुकसानदायक है, क्योंकि बीते 3 साल में जहां हाथियों के हमले में करीब 1600 लोगों की मौत हुई, वहीं इंसानी वजहों से करीब 260 से ज़्यादा हाथी मारे गए हैं। सरकार इस समस्या को काफ़ी गंभीरता से ले रही है और इससे निपटने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है, जिससे मनुष्य और हाथी अपने सुरक्षित आवास में रह सकें। सरकार ने हाथियों के लिए सुरक्षित आवासों का चुनाव किया है और ऐसे प्राकृतिक परिवेश तक जाने के लिए एलिफेंट कॉरिडोर की संख्या बढ़ाते हुए 150 कर दी है। आज की इस खास पेशकश में हम बात करेंगे कि आखिर हाथी क्यों इतने उग्र हो रहे हैं और इससे निपटने के लिए बने एलिफेंट कॉरिडोर जैसे और क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं। इस मामले पर चर्चा करने के लिए हमारे बीच 2 मेहमान हैं। डॉक्टर बिलाल हबीब, जो साइंटिस्ट ई है WII के, और सुरेंद्र कुमार, जो PCCF पूर्व हैं केरल के। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत स्टूडियो में। सुरेंद्र जी, शुरुआत आपसे करना चाहूँगा जी। कि अगर मैं हाथी की बात करूं कि जिस तरह से एलिफेंट कॉरिडोर को लेकर के सरकार गंभीर है और तमाम जो इस तरह की कवायद है वो अंजाम दे रही है, तो बुनियादी बात से शुरुआत करते हैं कि हाथी जंगलों के इकोसिस्टम के लिए आखिर क्यों ज़रूरी है? हाथी नहीं बल्कि इस सृष्टि में पाए जाने वाले हर एक जीव जंतु बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, लेकिन हाथी खास करके बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है जी। हाथी जो है एक इकोलॉजिकल आर्किटेक्ट है। जब हाथी चलता है जंगल में तो उसके पैरों से खुद ब खुद सॉइल वर्किंग होती है। कुछ पौधे मरते हैं, कुछ पौधे टूटते हैं, कुछ उसके सहारे पनपते भी हैं। फिर उससे सीड डिस्पर्सल में भी सहायता मिलती है। हाथी तरह तरह के भोजन करते हैं, तो भोजन के दौरान जो है उनके पेट में कई सीड्स चले जाते हैं। पचने के दौरान जो है वो सीड इस स्थिति में आ जाता है कि जब उसकी ड्रॉपिंग ज़मीन पर आती है तो उस सीड से पौधे पैदा होते हैं। फिर कॉ का जो एलिफेंट का जो डंग है वो एक न्यूट्रिशन की तरह है, ज़मीन के लिए एक न्यूट्रिशन की तरह है, और उसका ये उर्वरक क्षमता जो है ज़मीन की उसको भी बढ़ाता है। तो उसके और इकोलॉजिकल फूड चेन में भी इसका बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस है हाथी का, क्योंकि हाथी जो है खुद किसी का भोजन बनता है जो फूड चेन में उससे ऊपर हैं, जैसे कि टाइगर, लेपर्ड या इस टाइप के जो कार्निवोर जीव हैं, फूड के लिए भी उस पर डिपेंड करते हैं। बेबी एलिफेंट मारे जाते हैं या कोई नेचुरल डेथ होती है एलिफेंट की, तो उसको उस पर फीडिंग होती है। तो इकोलॉजी में हाथी का बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस है। तो डॉक्टर बिलाल, आपने सुना कि इकोलॉजी में हाथी किस तरह से महत्वपूर्ण है। अगर मैं आपके नज़रिए से जानना चाहूँ तो इकोलॉजिकल इम्पोर्टेंस क्या है डॉक्टर बिलाल? सर, सबसे इम्पोर्टेंट जो है, जैसे सर ने बताया कि हाथी को हम एक इकोलॉजिकल इंजीनियर, अगर एक आम भाषा में बोलेंगे तो जंगल का खेती वाला है। ये जंगल की खेती जो करता है, तो जंगल में बहुत सारी चीज़ें होती है। तो हाथी क्या करता है, हाथी को एक इकोलॉजिकल इंजीनियर बोलते हैं जंगल की भाषा में। तो वो ये सब चीज़ों को साथ लेके चलता है। तो अगर हाथी वाले जंगलों में अगर आप देखेंगे तो जितने भी पेड़ पौधे होते हैं जिनके सीड्स बड़े होते हैं, जो छोटे छोटे जानवर नहीं खा पाते हैं, तो उनका डिस्पर्सल करना, उनको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना, तो उन सारे ट्रीज के लिए जिनके बड़े सीड्स होते हैं, बड़े फल होते हैं, तो उनका जो मैकेनिज्म है डिस्पर्सल का,
वो हाथी है। तो उसको एक इंजीनियर की तरह माना जाता है कि जो उस जंगल को एकदम से जिस तरह से वो जंगल हमको दिखता है वैसे रखता है। तो हाथी का बहुत ही महत्व है जब हम अपने जंगल को देखेंगे। सुरेंद्र जी, अगर मैं इसके पर्यावरणीय महत्व की बात करूं तो पर्यावरणीय क्या महत्व हाथियों का है और पूरे भारत में जो अनुमानित जनसंख्या है वो कितनी होगी? 2017 में जो एलिफेंट का सेंसस हुआ था उसमें लगभग 27,000 एलिफेंट्स थे। लेकिन उसके बाद भी 17 के बाद जो है 6 साल बीत गए हैं, तो मेरे ख्याल से 30,000 के आसपास जंगली हाथी अभी भी भारत के जंगलों में मौजूद हैं, जो कि पूरे विश्व के एलिफेंट का लगभग 55% है। आधे से अधिक एलिफेंट दुनिया के वो भारत के जंगलों में रहते हैं। और एलिफेंट का जो रिक्वायरमेंट है उसे काफ़ी ज़्यादा खाना चाहिए और काफ़ी ज़्यादा चलना चाहिए। दोनों चीज़ें उसके लिए आवश्यक हैं। चलना भी इसी क्रम में होता है कि उसे खाने की ज़रूरत उसे महसूस होती है और एक जगह कहीं खाना मिलता नहीं है तो उसको लगभग 30-40 किलोमीटर रोज़ चलना पड़ता है। तो पर्यावरण में एलिफेंट जो है तभी सर्वाइव कर सकता है जब जंगल का क्षेत्र बड़ा हो। किसी छोटे से क्षेत्र में उसको कन्फाइन करके रखना ये पॉसिबल नहीं है। वो एलिफेंट जो है वो जू के एलिफेंट की तरह हो जाएगा, जो कि आप खड़ा करके उसको आप खाना खिलाएंगे। लेकिन जंगल में हाथी को यदि रखना है सुरक्षित तो जंगल का क्षेत्र बड़ा होना चाहिए और जंगल की जो क्वालिटी है वो इसका उसके हैबिटेट की जो क्वालिटी है ऐसी होनी चाहिए कि उसमें एलिफेंट सर्वाइव कर सके। डॉक्टर बिलाल, जिस तरह से हाथियों के प्रवास की अगर मैं बात करूं तो प्रवास का इनका आने जाने का तरीका क्या है और ज़्यादातर भारत के किन राज्यों में हाथी पाए जाते हैं? सर, अगर हम देखेंगे कि हाथी का सबसे पहले जो है कि जंगल में क्या रोल है, क्या सिस्टम है, जो हमारी जो मेजर स्टेट्स हैं जैसे हमारा असम हो गया, हमारा कर्नाटका हो गया, हमारा तमिलनाडु हो गया, ये मेजर स्टेट्स हैं जहाँ पे बहुत सारे हाथी है। और अगर फिर आप जब सेंटर की तरफ आएंगे, हमारा छत्तीसगढ़ हो गया, झारखंड हो गया, उड़ीसा हो गया, ये सेकंड लेवल स्टेट्स हैं जिनमें थोड़े थोड़े से हाथी है। 2-2.5 हज़ार के ऑन एन एवरेज उन स्टेट्स में है। बट असम, कर्नाटक, केरला, कर्नाटका, ये करीबन 5,000 वाली स्टेट्स है सर। जी। तो करीबन अगर हम पुराने सेंसस को देखेंगे कि तो कम से कम 3,000 हाथी है हमारे पास। और जब हम हाथी के प्रवास रहने की जगह को देखेंगे, जैसे सर ने अभी बताया कि हाथी को बहुत खाना लगता है, तो अगर हम छोटे एरिया में हाथी को रेस्ट्रिक्ट करेंगे तो उससे क्या हो जाएगा, जो वहाँ का जो वेजिटेशन है, जो वहाँ का जो जंगल है, वो खुद ही खराब हो जाएगा। वो सस्टेन नहीं कर पाएगा हाथी को एक जगह। तो इस वजह से हाथी हमेशा घूमता रहता है, एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह, तब वो इकोलॉजिकल इंजीनियर बनेगा। अगर हम हाथी को एक जगह पे रेस्ट्रिक्ट करेंगे तो वो अपने ही हैबिटेट को नुकसान करेगा। तो इस वजह से खुद ही प्राकृतिकी तरीके से ये हाथी में ये हुआ है कि वो एक जगह से दूसरी जगह जाएगा, फिर खाना खाएगा, फिर दूसरी जगह जाएगा, फिर खाना खाएगा, ताकि वो एक जगह पे जंगल को डिस्ट्रॉय नहीं करेंगे। तो इसलिए हम कहते हैं कि जो हाथी जो है वो एक लैंडस्केप डिपेंडेंट स्पीशीज़ है, उसको बहुत एरिया लगता है। तो आजकल जैसे हम लोगों का जो हमारा जो प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क है, करीबन हमारे पास 1,000 प्रोटेक्टेड एरियाज है और करीबन हमारे पास 32 या 31 एलिफेंट रिजर्व्स हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है। बट हाथियों को खाली आप एलिफेंट रिजर्व में नहीं बंद रख सकते, कि करीबन हमारे पास 10 से 15% हाथी जो है जो एलिफेंट रिजर्व से बाहर भी जाते हैं। तो इसलिए बाहर के लैंडस्केप को भी हमको थोड़ा अच्छे से देखना पड़ेगा, अच्छे से वो लोगों के साथ कैसे रह पाएंगे। तो इन चीज़ों पे हमको बहुत अच्छे से ध्यान देना है अगर हमको हाथी के हैबिटेट के बारे में सोचना है। जी। सुरेंद्र जी, जिस तरीके से बिलाल ने बताया, आपने सुना, मेरा सवाल ये है कि जिन जंगलों में हाथी आमतौर पर लुप्त हो चुके हैं, वो नहीं पाए जा रहे हैं, तो जंगल का जो हैबिटेट सिस्टम है एक तरीके से, उसमें क्या बदलाव आए हों? इस पर तो कोई साइंटिफिक स्टडी जो है उसको उद्धृत करना पड़ेगा। अभी तो मेरे ख्याल में नहीं आ रहा है। लेकिन यदि कॉमन सेंस के ख्याल से सोचें, जैसा कि बिलाल जी ने कहा
कि कुछ ऐसे स्पीसीज हैं जिसका कि अस्तित्व है तभी संभव है जब एलिफेंट उस जंगल में हो। तो जाहिर है कि जब एलिफेंट उस जंगल में नहीं रहेगा तो ऐसे स्पीसीज जो है उसके डिसअपीयर होने की संभावना जो है बढ़ते जाएगी। तो निश्चित ही कुछ ऐसे स्पीसीज जंगल में लुप्त हो गए होंगे जो कि एलिफेंट के नहीं होने से ही हुआ होगा। हम एलिफेंट कॉरिडोर जो कि इस कार्यक्रम का विषय भी है, इस पर हम आएंगे। एलिफेंट कॉरिडोर दरअसल होता क्या है, अगर हम आम भाषा में जानना चाहें तो आप क्या कहना चाहेंगे? एलिफेंट कॉरिडोर एक लीनियर और काफ़ी नैरो एक ज़मीन का टुकड़ा कहें उसे, जो कि दो हैबिटेट को कनेक्ट करता है जहाँ पर कि एलिफेंट ऑलरेडी रह रहे हैं, लेकिन बीच में जो है बिकॉज ऑफ डेमोग्राफिक प्रेशर या बिकॉज ऑफ डेवलपमेंटल नीड वहाँ पर ह्यूमन प्रेजेंस बढ़ गया है और उसमें एक कनेक्टिविटी नहीं रही है दो फॉरेस्ट ब्लॉक के बीच में, जहाँ पर कि एलिफेंट ऑलरेडी बहुत ही अच्छे से रहते हैं। तो जब एलिफेंट को जैसे कि उसको माइग्रेशन की उसको तो ज़रूरत है, तो जो माइग्रेट करना चाहते हैं उस के बीच में, तो बीच में जो है ह्यूमन हैबिटेशन आता है। तो ये जो लंबा सा रास्ता है जिसको एलिफेंट प्रेफर करते हैं आने जाने के लिए दो फॉरेस्ट ब्लॉक के बीच में, लेकिन वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के कब्जे में नहीं है, उसी को एलिफेंट कॉरिडोर बोलते हैं। डॉक्टर बिलाल, अगर मैं आपसे जानना चाहूँ कि हाथी कॉरिडोर यानी एलिफेंट कॉरिडोर आपके नज़रिए से क्या है और आम लोगों को अगर समझाना हो तो आप क्या कहना चाहेंगे? सर, मैं बहुत एक सिंपल भाषा में ये कहूँगा कि आप दो गांव ले लीजिए और दो गांवों को कनेक्ट करने के लिए बीच में एक रास्ता होता है सर, और उस रास्ते से लोग एक गांव से दूसरे गांव जाते हैं। तो आप जो हमारे एलिफेंट रिजर्व्स हैं, ये एलिफेंट हैबिटेट है, ये आप छोटे छोटे गांव मान लीजिए, ओके सर, और उनको जोड़ने वाले जिस रास्ते से हाथी अच्छे से जा पाएगा, यानी कि उसको ज़्यादा रुकावट नहीं है। बीच में जब हाथी जाएगा उसको पानी चाहिए, बीच में जब हाथी जाएगा तो उसको थोड़ा सा खाना चाहिए। सो वो लैंड का टुकड़ा या एक नैरो स्ट्रिप जो हाथी यूज़ करता है, जिससे आज की डेट में हाथी आराम से एक जगह से दूसरी जगह जा पाएगा, तो उसको एक लीनियर फीचर होता है लैंडस्केप का, जो एलिफेंट्स को अलाउ करता है एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। तो आज के डेट में करीबन 150 कॉरिडोर्स हैं हमारे कंट्री में, जो डिफरेंट हैबिटेट्स को, जो अलग अलग जो हमारे हाथियों के निवास है, उनको कनेक्ट करता है। बट जैसे सर ने कहा है कि बहुत सारी ये जो एलिफेंट कॉरिडोर्स हैं, ये हमारी फॉरेस्ट लैंड नहीं है, जाते हैं ये लोगों के और घरों के आसपास में से जाते हैं, जिसकी वजह से थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है उन एरियाज में। लेकिन डॉक्टर बिलाल, इन कॉरिडोर का इस्तेमाल करने के सिलसिले में हाथियों के ज़रिए आम तौर पर बहुत सारी घटनाएं, इतना बड़ा देश है, मानव और हाथियों के संघर्ष के नतीजे के तौर पर देखी जाती रही हैं। बतौर विशेषज्ञ अगर मैं आपसे जानना चाहूँ तो आखिर ये क्यों होती हैं? हालांकि सरकार का पूरा प्रयास है कि इस पर विराम लगाया जाए और बहुत तरह से वो कॉरिडोर ज़्यादा से ज़्यादा बनाए भी जा रहे हैं, तो आप कैसे देखते हैं इस पूरे घटनाक्रम को? सर, अगर आप सरकार के जो प्रयास चल रहे हैं, जैसे बहुत सारे जब ये कॉरिडोर्स होते हैं सर, तो उनमें से कहीं पे रेलवे लाइन होती है, कहीं पे रोड होता है। तो आजकल सरकार का इतना ज़बरदस्त प्रयास चल रहा है, अगर हाथी कॉरिडोर में कहीं रोड आ जाता है और कहीं रेलवे लाइन आ जाता है, तो सरकार का पूरा ध्यान इस चीज़ पे है कि हम अंडरपास और ओवरपास बनाए, हम हाथियों के रोकथाम आने जाने में कोई भी बाधा ना करे। कितना भी पैसा खर्च हो तो गवर्नमेंट विलिंगली वो करती है। मगर हमारे देश में क्या है सर, हमारे चूंकि ये जो कॉरिडोर्स हैं, ये बहुत ह्यूमन डोमिनेटेड लैंडस्केप में चलते हैं, और अगर आप देखोगे सर, सबसे ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट उन एरियाज में नहीं है जहाँ पे हाथी ज़्यादा है। जैसे आप असम ले लीजिए, आप कर्नाटका ले लीजिए, आप केरल ले लीजिए, आप तमिलनाडु ले लीजिए, उन एरियाज में हाथी का कॉन्फ्लिक्ट ज़्यादा नहीं है। जब कॉन्फ्लिक्ट की बात आती है, वो उड़ीसा में ज़्यादा है, छत्तीसगढ़ में ज़्यादा है, और बाकी स्टेट्स में ज़्यादा जहाँ हाथी कम है। तो कुछ ऐसी स्टेट्स में जब आप, अगर हम जैसे छत्तीसगढ़ की बात करें या जैसे हम महाराष्ट्र और एमपी की बात करें, तो वहाँ पे पिछले 4-5 साल से हाथी आना शुरू हो गए। पहले 100 साल 150 साल पहले वहाँ पे हाथी थे, अब दोबारा हाथी आना शुरू हो गया।
तो लोगों का जो सर हाथी के साथ एक नॉलेज होता है कि हाथी कैसे रहेगा, मैं कैसे रहूँगा, तो वो उन स्टेट्स में थोड़ा कम है। और यही अगर आप आसाम, केरल, कर्नाटका, तमिलनाडु में देखेंगे तो ये बहुत अच्छा है। तो ये कुछ एरियाज़ है जिनमें कॉन्फ्लिक्ट ज़्यादा हो रहा है। वो उस वजह से भी हो रहा है कि हाथी एक इवेंट हुआ है हाथी उन स्टेट्स में आने का। बट ज़रूर है कि जिस हिसाब से सरकार प्रयास कर रही है, धीरे धीरे लोगों का कैपेसिटी बिल्डिंग बढ़ा रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि हाथी एरिया में कैसे रहना है, अगर हाथी आएगा तो आपको क्या करना है, क्या क्या चीज़ें करना है। तो उससे धीरे धीरे उम्मीद है ये कम हो जाएगा, मगर ये ख़त्म नहीं हो सकता है। ये हाथी का जो कॉन्फ्लिक्ट है, जब हाथी एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, ये हमेशा रहेगा। बिकॉज हम एक जी। ह्यूमन डोमिनेटेड लैंडस्केप है, पॉपुलेशन अच्छा खासा है, बहुत सारा बाकी चीज़ें हैं। तो हमको हमेशा ये कोशिश करना है कि उसको हम लिमिट में कैसे रखें। तो जी उस बिल्कुल। लिमिट में रखने के लिए लोगों का योगदान जो है वो बहुत ज़रूरी है। और सरकार बहुत प्रयास कर रही है सरकार प्रयास कि कर वो रही है। कैसे हम लोगों को जागरूक करें, ताकि वो उस चीज़ को उसको उस हिसाब से मैनेज करें। सुरेंद्र जी, बिलाल साहब कह रहे हैं कि ख़त्म नहीं हो सकता है ये संघर्ष, लेकिन मेरा मानना है कि कम हो सकता है। लंबे समय से आप मंत्रालय में रहे, आप पीसीसीएफ के तौर पे भी आपने अपनी सेवाएं दी। इस मानव और हाथी का जो संघर्ष है आप कैसे देखते हैं, और कैसे आखिर इसको काफ़ी मात्रा में कम किया जा सकता है? क्या मैकेनिज़्म हो सकता है आपके लिहाज से? यह संघर्ष तो सब दिन से रहा है, और लेकिन हाल फिलहाल के वर्षों में काफ़ी बढ़ा है, इसमें कोई दो मत नहीं है। लेकिन एलिफेंट कॉरिडोर जो है सिर्फ एक यही मुद्दा नहीं है। हमारे वनों का ये जो क्वालिटी है वो भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। आप वायनाड का एग्जाम्पल ले लें। वायनाड में एक स्पीसीज़ है, उसको बोलते हैं सेना स्पेक्टेबिलिस। वो एक इन्वेसिव स्पीसीज़ है और वो किसी काम का नहीं है, और बिल्कुल लगभग 25-30% जंगलों में वो छा गया है। जी। तो ऐसा हैबिटेट जो है एलिफेंट उसको यूज करने के स्थिति में नहीं है, क्योंकि उससे एलिफेंट को ना तो उससे फूड मिल पा रहा है, शेल्टर कह सकते हैं, शेल्टर तो ज़रूर मिलता है, लेकिन उसका जो फूड का जो रिक्वायरमेंट है वो बिल्कुल नहीं है। ढेर सारे जो जंगल हैं जिसमें कि हाथी का निवास है, उसमें बहुत बड़े बड़े मोनोकल्चर प्लांटेशंस हैं, जैसे कि यूकलिप्टस प्लांटेशन जो है, और टीक प्लांटेशन, खास करके वायनाड के जंगलों में, वायनाड, परम्बिकुलम, ये सब जंगल में टीक का मोनोकल्चर है, जिसमें कि स्पीसीज़ की डाइवर्सिटी काफ़ी कम है। तो ये सब जो हैबिटेट का जो डिग्रेडेशन है, और या यूँ कहें कि वैसा हैबिटेट जो है हाथियों के रहने के लिए बहुत ज़्यादा उचित नहीं है, बहुत ज़्यादा जायज़ नहीं है, तो हाथी बाहर निकल आते हैं जंगलों से, फूड या वाटर के खोज में वो बाहर निकल आते हैं। तो संघर्ष इस कारण से भी बढ़ता है। कहीं कहीं तो ऐसा भी होता है कि जंगल ही ख़त्म हो गए हैं। अब मैं आपको एग्जांपल दूं, जी। जैसे अपर आसाम का जो इलाका है, सोनितपुर डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ पर गया था। एक भारत सरकार की एक कमेटी थी, उसके मेंबर के तौर पर मैं वहाँ गया था। तो 1999-2000 के मुकाबले उसमें जो FSI का आप देखें, जंगल का जो पिक्चर देखें आप, जी। तो कई मतलब ये आश्चर्यजनक है कि लगभग 80-90% जंगल जो है ख़त्म हो गए। तो जब जंगल का जो आवास इटसेल्फ जो है वो ख़त्म हो गया, तो जाहिर है कि हाथी कहीं ना कहीं जाएगा। और हाथी जो कि संरक्षित है, लोग उसको मार नहीं पाते हैं कानून के कारण से, तो हाथी की संख्या तो वो है, लेकिन हाथी का जो स्वाभाविक जो उसका आवास है वो उसमें नहीं रह पा रहा है। तो जो कृषि का जो क्षेत्र है या जो ये मानवीय निवास है, उस तरफ लोग चले जाते हैं। तो इस कारण से भी काफ़ी ज़्यादा संघर्ष बढ़ता है। डॉक्टर बिलाल, ये जो हाथी और मानव का संघर्ष है, देश के किन राज्यों में ज़्यादा देखा गया है अब तक? सर, सबसे अगर आप देखेंगे तो हमारा असम है। असम में कॉन्फ्लिक्ट है, हमारा छत्तीसगढ़ है, हमारा झारखंड है, हमारा उड़ीसा है सर। ये 3-4 स्टेट्स हैं जहाँ पे हाथी की संख्या को लेके, अगर आप नंबर ऑफ एलिफेंट्स देखेंगे और अगर आप कॉन्फ्लिक्ट इंसिडेंट्स देखेंगे तो वो बहुत ज़्यादा है। जी। तो ये 4-5 स्टेट्स में, बाकी स्टेट्स में इक्के दुक्के है सर, बट ये स्टेट्स में बहुत ही ज़्यादा एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट है।
और सरकार का पूरा प्रयास है, इन स्टेट्स की स्टेट गवर्नमेंट्स भी और हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट पूरा प्रयास कर रही है कि कैसे हम करें। बट ये एक ऐसा है सर, हमेशा उसको इनोवेट करते रहना है। बिकॉज हम जो डील करते हैं सर, हम डील कर रहे हैं एक ऐसे जानवर से जिसके पास दिमाग है, जिसके पास अक्ल है। हम आज कुछ करते हैं, हम आज कुछ प्रयास करते हैं कि हाथी यहाँ से गुजरना नहीं चाहिए, अगले दिन हाथी सीख लेता है। ठीक है, ये एक ऐसी चीज़ नहीं है, ये स्टैटिक चीज़ नहीं है, हमने दीवार बनाई हाथी कुछ नहीं करेगा। और हाथी में इतना पावर भगवान ने दिया है कि जब हाथी कहीं से, अगर आपने कोई दीवार बनाई, अगर आपने कोई फेंस बनाया, अगर आपने उसको बैरियर बनाया, तो उसको भी क्रॉस कर सकता है। जी। तो ये एक कश्मकश है जो हमेशा चलती रहेगी। तो हम उस कश्मकश में ये कोशिश करना है कि हम उसमें हमेशा आगे कैसे रहें। हाथी क्या समझता है, हाथी लैंडस्केप को कैसे अंडरस्टैंड करता है, वो क्या करने वाला है। तो हमको उससे 2 स्टेप हमेशा आगे रहना है कि हमको समझना पड़ेगा हाथी को। तो सबसे ज़रूरी है, कॉन्फ्लिक्ट में हमेशा क्या होता है सर, हम लोग फायर फाइटिंग करते हैं। फायर फाइटिंग मतलब क्या हो गया, हाथी हो गया, फिर हम वहाँ जाते हैं, अच्छा ये हो गया, ऐसा करना है। बट ज़रूरत क्या है, ज़रूरत है हाथी को समझने की। अगर हम हाथी को समझेंगे, हाथी की ज़रूरत क्या है, वो क्यों बाहर जाता है, क्या हम उसके बाहर जाने को रोक सकते हैं क्या। मान लीजिए हाथी खाना खाने के लिए बाहर जाते हैं, क्या हम उसको रोक सकते हैं क्या। हम उसको रोक सकते हैं अगर हम वो खाने का प्रयास करेंगे। अगर हाथी पानी के लिए बाहर जाता है, क्या हम उसको रोक सकते हैं। तो हम इन चीज़ों को हमको बहुत स्टडी करना पड़ेगा, उन पे सोचना पड़ेगा। कुछ चीज़ें ऐसी है सर, जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि अगर हम हाथी को एक छोटे से जंगल में रेस्ट्रिक्ट करेंगे तो वो जंगल खुद खत्म हो जाएगा। बिकॉज हाथी पूरा जंगल साफ करेंगे। तो लेकिन वो डॉक्टर जंगल के बिलाल, लिए क्या आजकल करेंगे? देखा जा रहा है कि हाथी कुछ ज़्यादा ही गुस्से में है। सर ये क्या होता है, एक मैं उसको हम क्या कहते हैं, एक रिक्वायरमेंट्स होती है कि आपको अगर 10 जगह से प्रेशर पड़ेगा, लोग अगर आपको थोड़ा भगाएंगे, आपको एक 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 जो टाइम है आपको नहीं मिलता है जाने का, आप भूखे रह जाएंगे, तो जाहिर सी बात है जानवर को गुस्सा आ ही जाएगा। ठीक है, अगर हम उनको, जैसे आपने बहुत सारी जगहों पे देखा है, लोग हॉर्न बजाते हैं, लोग हाथियों की तरफ सेल्फी खींचने जाते हैं, हाथी सीधा चला जाता है। तो एक हमारी तरफ से कुछ गलतियां होती हैं जिसकी वजह से हाथियों को और गुस्सा आता है। तो ये मैंने सर यही कहा है कि ये एक प्रयास है जो हमेशा चालू रहना चाहिए और हमको हमेशा हाथियों को समझना है। अदरवाइज आप देखिए सर, जब हम डोमेस्टिक हाथी होते हैं तो वो कैसे स्वभाव उनका होता है हमारी तरफ। जी। और ऐसे भी कुछ बहुत इमोशनल फिल्म्स हैं जहाँ पे जंगली हाथी, जो लोग उन पे स्टडी कर रहे थे, रिसर्च कर रहे थे, वो जब उनसे मिलने गए तो वो 20 साल के बाद हाथी उनसे मिलने आए और हाथी की आंखों में आंसू थे। अभी आपने इंडिया में भी सुना होगा कि एक महावत मर गया और हाथी उसके घर पहुंचा और वो हाथी रो रहा था। जी बिल्कुल। सो दे हैव ऑल दोज इमोशंस। मगर ये है कि इस संघर्ष में वो भी कहीं उस टेम्पर को लूज कर रहे हैं और हम भी उस टेम्पर को कहीं लूज कर रहे हैं। जी तो ये सुरेंद्र जी, टेम्पर बहुत दोनों संक्षेप में साइड को 30 सेकंड में, अभी सरकार ने 62 और नए जो एलिफेंट कॉरिडोर हैं उनको मंजूरी दी है। सरकार की इस पहल को आप कैसे देखते हैं? बहुत ही अच्छी पहल है। आ, अभी जो पहल है वो एक पहले पायदान पर है। आपने सिर्फ आइडेंटिफाई किया है कि ये कॉरिडोर है। अब कॉरिडोर को सिक्योर करना जो है, उसको एलिफेंट बिना किसी इंटरप्शन के यूज़ कर सके, इसकी ज़रूरत है। इसके लिए इस ज़रूरत को पूरा करने के लिए आपको उस कॉरिडोर को एक्वायर करना पड़ेगा, या तो आप लैंड को खरीद लें, क्योंकि ये सब जो है प्राइवेट ओनरशिप में है, या तो आप लैंड को खरीद करके फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को दे दें, उन लोगों को कंपनसेशन करके, जी। या लैंड को एक्वायर करें, गवर्नमेंट एक्वायर भी कर सकती है, या कम्युनिटी से बात करके इस ढंग की बात कर सकते हैं कि मिलजुल करके जो है एलिफेंट को भी सहअस्तित्व के सिद्धांत पर उन्हें भी रहने दिया जाए। डॉक्टर बिलाल, आखिरी 30 सेकंड में क्या कहना चाहते हैं आप? सर, एलिफेंट हमारा नेशनल हेरिटेज एनिमल है सर। एलिफेंट हमारे साथ हैबिटेट शेयर करता आ रहा है सदियों से और आगे भी करेगा। बस इस संघर्ष में सर, जो अभी कॉन्फ्लिक्ट है, उस में हम दोनों को
खासकर हम सर जो ज़्यादा बुद्धिमान है, जो आदमी लोग, जो ह्यूमंस हैं इस प्लेनेट पे, उनको हाथी को समझना है। सो अगर हम हाथी को अच्छे से समझेंगे तो मुझे ये ज़रूर लगता है कि ये संघर्ष, जो कॉन्फ्लिक्ट है, ये ज़रूर कम होगा सर। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का। आप दोनों ने इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया और अपने अनुभव साझा किए, और कार्यक्रम का सार है कि हमें हाथी को समझने की ज़रूरत है। फ़िलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। अगले हफ्ते हाजिर होंगे हम किसी नए कार्यक्रम के साथ। फ़िलहाल मुझे और मेरी पूरी टीम के साथ दीजिए इजाज़त। देखते रहिए सनसेट टीवी। नमस्कार।